हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी इंट्रिकेसीज। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज के बारे में। तो हमारा जो पैटर्न रहेगा आज की स्टडी का, वी गोना स्टडी वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दैट इज़ आवर सेवन सिस्टर्स। और हम हर एक स्टेट को जो पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तो उनमें हम ब्रॉड एस्पेक्ट स्टडी करेंगे कि जिन जिन वजह से यहाँ पर इंसर्जेंसीज का राइज हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले शुरू करते हैं नागालैंड और मिज़ोरम से। ओके, ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो पढ़ा रहा हूँ एक साथ। देयर इज़ अ रीज़न एक्चुअली, जो कि आपको विद टाइम अभी पता चल जाएगा कुछ ही देर में। जैसे ये नागालैंड है, तो नागालैंड आज़ादी से पहले ही एक खुद का प्रिंसली स्टेट था। यहाँ पे खुद का ही प्रिंस था, राइट। तो यहाँ के लोगों में अभी तक एक टेंडेंसी है दैट देयर नीड टू बी अ ग्रेटर नागालैंड। वो ये डिमांड करते हैं कि उनका एक अलग से देश हो, जिसका उन्होंने नाम क्या रखा है, ग्रेटर नागालैंड, जिसमें आज के टाइम के कुछ म्यांमार के हिस्से भी आते हैं, हमारे मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड तो है ही खुद में, असम के कुछ रीजन, इन सबको मिलाकर देयर इज़ अ टर्म नोन एज ग्रेटर नागालैंड। तो वो अभी तक इसकी डिमांड करते हैं। ऑब्वियसली अब इतनी फ्लरिश नहीं है ये डिमांड, लेकिन पहले 1974 से पहले ये डिमांड बहुत ही ज़्यादा एक फायर्स डिमांड थी एक्चुअली। लेकिन थैंक्स टू आवर डिप्लोमेसी 1975 में इंडियन गवर्नमेंट हैड साइंड शिलोंग एकॉर्ड। ओके, अब शिलोंग एकॉर्ड एक तो इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया, लेकिन यहाँ पे नागालैंड की तरफ से किसने साइन करा? अब देखिए, यहाँ पर दो मेजर पार्टीज़, और नॉट इवन पार्टीज़, आप यहाँ पर उन्हें कह सकते हैं दो ग्रुपिंग थी। फर्स्ट ग्रुपिंग इज़ NSCM IM एंड द सेकेंड वन इज़ NSCM K स्टैंड फॉर कापलांग। तो जो ये शिलोंग एकॉर्ड है, ये साइन करा है खाली ये वाला शिलोंग एकॉर्ड, और जो ये वाली ग्रुपिंग है NSCM कापलांग, जो ये वाली ग्रुपिंग है, इसने अभी तक आज तक भी ये शिलोंग एकॉर्ड साइन नहीं करा है। अब शिलोंग एकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो नागालैंड है और जो मिज़ोरम है, इनको इंडियन स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया है, राइट। लेकिन इससे कापलांग ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है, और रैदर मंजूरी नहीं दिया का कारण ये है कि इन्हें चाइना का सपोर्ट है। चाइना इन्हें फंड्स दे रहा है, चाइना इन्हें वेपन्स देता है, ताकि ये कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर पाए इंडियन टेरिटरी में, राइट। तो ये होगा एक ब्रॉड ओवरव्यू नागालैंड और मिज़ोरम में। तो ये वाली डिमांड अभी तक कहीं ना कहीं इसी डिमांड को ये फॉस्टर कर रहे हैं, NSCM K यानी कापलांग। तो इनकी वजह से अभी भी वहाँ पे जो इंसर्जेंट कंडीशन है वो कहीं ना कहीं उसका अपसर्ज है, ऑल्दो बहुत ही हद तक डिक्लाइन हो चुका है ये, बट कहीं ना कहीं दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न, राइट। अब हम अपने थर्ड स्टेट के तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ असम। हम असम को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं आपको डिटेल में दो स्टेट्स पढ़ाऊँगा अभी, यानी कि फर्स्ट रहेगी हमारी असम एंड द सेकेंड वन इज़ मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में भी रिसेंट इश्यूज़ हुए हैं वो कुकी मेटी कन्फ्लिक्ट्स वाले, तो इसलिए शायद इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ऑब्वियसली इस साल नहीं पूछा गया जो कि एक्सपेक्टेड था, बट देखा गया है कि एक साल बाद भी पिछले साल के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट असम। तो असम की अगर हम बात करें तो 1960 में यहाँ पर डिगबोई करके जगह है, राइट, असम में। यहाँ पे ऑयल फील्ड्स मिलती हैं। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि यहाँ पे ऑयल फील्ड मिल गई उस समय, बट द कंडीशन इज़ दिस कि वहाँ पे जैसा हिली टेरेन है, वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी लगाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे कि हम वहाँ पे रिफाइनरी नहीं लगा पा रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने जो ऑयल रिफाइनरी थी वो लगा दी बरौनी में। अब बरौनी कहाँ पे है आप ये पूछेंगे, तो बरौनी है बिहार में। तो अब नाउ देयर इज़ एन इशू कि प्रोडक्शन तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है वो असम में है, लेकिन जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, आगे फर्दर प्रोडक्शन हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है, वो हो रही है बिहार में। तो ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा वो तो बिहार को मिलेगा, सारे बेनिफिट्स जो होंगे वो बिहार को मिलेंगे।
तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं असमीज़ लोगों में नाराज़गी बढ़ी, और अगर नाराज़गी बढ़ी तो ऑब्वियसली जो इंसर्जेंसी या फिर जो हम कह सकते हैं कि एक गुस्सा है गवर्नमेंट के प्रति, वो बढ़ा, जिसकी वजह से वायलेंट एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं बढ़ी आगे जाने के बाद। यही खाली रीज़न नहीं है असम में डिस्टर्बेंसेस का, और भी रीज़न्स हैं। फॉर एग्जांपल 1970 में जो बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने प्राइमरी ब्यूरोक्रेसी को अपने होल्ड में ले लिया। वाई? बिकॉज बहुत ही जो बंगाली लोग थे जो कि बांग्लादेश से भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन हो रही है, राइट। तो उन लोगों को जब सिटीज़नशिप मिल रही है तो वो लोअर ब्यूरोक्रेसी में अपना होल्ड बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनकी खुद की लैंग्वेज है असमीज़, वो कहीं ना कहीं लोअर हो रही है। अगर इनकी खुद की आइडेंटिटी ही लोअर हो रही है तो ऑब्वियसली इन्हें डिस्कम्फर्ट होगा। तो वन रीज़न इज़ दिस। अब हम आते हैं हमारे अगले रीज़न पे, या फिर मोर देन द अगला रीज़न, अगले पॉइंट पे एक्चुअली बात करते हैं। 1979 में क्या होता है कि इन सब जो इश्यूज इतने एकमुलेट हो चुके थे, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, दैट इज़ द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 6 साल चलता है। ऑब्वियसली आपने आज़ादी से पहले वाला सिविल डिसोबीडियंस पढ़ा ही होगा, बट ये बाद वाला सिविल डिसोबीडियंस है। ये एग्जैक्टली 6 साल चलता है यहाँ पर असम के रीजन पर, और इसे जो लीड करती है वो कोई पार्टी नहीं होती है, इट इज़ एक्चुअली अ स्टूडेंट यूनियन। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। और ये स्टूडेंट जो यूनियन है, ये बहुत ही एक अच्छे रूप में उभर के आती है एट लास्ट, और इसका नाम क्या था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, राइट। और इसके जो मेजर लीडर थे उनका नाम था प्रफुल्ल महंता जी, ओके। एंड यू आर अमेज्ड टू नो कि प्रफुल्ल महंता जी इज़ द फर्स्ट पर्सनैलिटी जो कि डायरेक्टली स्टूडेंट यूनियन से सीएम ऑफ असम बन गए थे आफ्टर दिस मूवमेंट, राइट। अब देखिए, जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैड ट्राई एन अकॉर्ड। सो इन 1985 इंडियन गवर्नमेंट हैड साइंड असम अकॉर्ड, ओके। अब इस असम अकॉर्ड में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या ऑफर करा, पहली चीज़ कि जो असम की बाउंड्रीज़ है उसमें कोई चेंज नहीं लाया जाएगा, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज नो बाउंड्री चेंज, एंड द सेकंड थिंग इज दैट इंडियन गवर्नमेंट अब बांग्लादेशी जो कि असम में शिफ्ट हो रहे हैं बाय चांस, बाय इलीगल माइग्रेशन, राइट, उनको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी, जो कि ये चाहते भी थे। लेकिन अब प्रफुल्ल महंता जी की पार्टी, रेदर उनके जो स्टूडेंट यूनियन था या जो लोकल जनता थी, उनको इस असम अकॉर्ड से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक पार्टी यहाँ पर भी ऐसी थी, राइट, एक ग्रुपिंग वी कैन से, जिसको असम अकॉर्ड अभी भी भा नहीं रहा था। तो उस पार्टी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि बहुत न्यूज़ में भी रहता था एक्चुअली, और अभी भी कुछ टाइम पहले भी था, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आर्मी। वो इसके खिलाफ थे। बट अच्छी बात जो है वो ये है कि लास्ट में उल्फा अकॉर्ड आता है 2012 में, जिससे ये जो उल्फा है उसे भी सप्रेस कर दिया जाता है। ऑल्दो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता था, 2012 में इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है। एंड नाउ असम इज़ अवर, ऑल्दो तब से ही इंटीग्रल पार्ट ही था, बट यहाँ पे अब काफ़ी हद तक शांति एस्टैब्लिश हो गई आफ्टर दिस उल्फा अकॉर्ड, राइट। तो ये हमने बात कर ली असम की, काफ़ी डिटेल में हमने इसे डिस्कस करा। आई होप आपको इसमें समझ आई होंगी एंड आपने इसको थोड़ा नोट डाउन भी कर लिया होगा, राइट। अब हम अगली स्टेट पर जाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट मणिपुर, राइट। मणिपुर में मेजर बात करते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में है ही, और मे बी शायद अभी 2025 में इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देयर मे बी अ चांस। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे इशू क्या था मणिपुर में, दैट देयर आर 2 कम्युनिटीज़ एक्चुअली। अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ तो ये कोर रीजन है, राइट। यहाँ पर जो कोर रीजन है, यहाँ पर जो वैली है एक्चुअली, वैली में रहते हैं
लोग जिन्हें कहते हैं मेटी या मीटी कम्युनिटी। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो जो मैं कह रहा हूँ उससे। आई विल से मीटी कम्युनिटी। एंड जो इसके सराउंडिंग एरियाज़ है ना, दीज आर हिल्स, ओके। और इन हिल्स में रहती हैं दूसरी कम्युनिटीज़, फॉर एग्जांपल द कम्युनिटी नेम नागा कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी, राइट। तो अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, जो हम कह रहे हैं नागा मीटी वर्सेस कुकी कॉन्फ्लिक्ट, जनरली मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये जोड़ा जा रहा है। तो अब इन दोनों जो ग्रुप्स है या पॉपुलेशन है, इनके बीच में ये डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं। तो क्या होता है कि मणिपुर का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया कि जो रिजर्वेशन अभी तक खाली कुकीज़ को मिल रही थी, एसटी रिजर्वेशन एक्चुअली मिल रही थी कुकीज़ को, वो अब एक्सटेंड करेंगे वो मीटी कम्युनिटीज़ के लिए भी। बट देयर इज़ एन इशू, एंड व्हाट्स द इशू कि वहाँ के जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि ट्राइबल्स हैं, एक्चुअली ट्राइबल्स हैं जो हिल्स में रह रहे हैं, राइट, उनका कहना है कि जो 40% ऑफ द पॉपुलेशन है, राइट, एंड जो 19% ऑफ द सीट्स, एक्चुअली सीट्स इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल सीट्स, राइट, वो ऑलरेडी किसके पास है, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अगर सीट्स देखें तो वो है हमारी मीटी कम्युनिटी के पास, राइट। तो अगर ये मीटी कम्युनिटी के पास ऑलरेडी इतनी रिप्रेजेंटेशन है, तो देयर इज़ क्वेश्चन कि उन्हें ऐसा क्यों और रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी जा रही है। तो इसके खिलाफ जो कुकी कम्युनिटी है वो गुस्सा है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से इन दोनों कम्युनिटीज़ में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। तो अब मैं आपको अगर ब्रॉडली रीज़न बताऊं कुछ पॉइंट्स में लिख के, तो हम कुछ जैसे रीज़न अगर लिखने ही हैं तो हम पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि देयर इज़ एन इशू ऑफ आइडेंटिटी एज मणिपुरी, कि मणिपुरी इन दोनों कम्युनिटी में ये भी इशू है कि मणिपुरी असल में है कौन, कुकीज़ हैं या मेटीज़ हैं या दोनों हैं। तो आपस में ये भी इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। तो उसके बाद जो सेकंड इशू है टेरिटोरियल इशू, राइट, क्योंकि जो ये बाहर वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे एरिया तो बहुत है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। तो यहाँ पे ये नहीं चाहते कि जो वैली के लोग हैं वो हिल्स ऑक्यूपाई करें, तो यहाँ पे टेरिटोरियल इश्यूज़ भी हैं, राइट। उसके बाद जो इश्यूज़ हम लिख सकते हैं दैट इज़ रिसोर्स शेयरिंग। ऑब्वियसली ये इशू तो आएगा ही, अगर टेरिटोरियल इशू है तो रिसोर्स शेयरिंग का इशू भी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अनदर थिंग इज़ हिल वैली डिवाइड, जो कि हमने अभी देखा काफ़ी डिटेल में, राइट। उसके बाद अगर हम अगली चीज़ पर बात करें, वी कैन ऑल्सो टेक हेयर द इशू ऑफ गवर्नेंस डेफिसिट, राइट। ये हम लिख सकते हैं कि गवर्नेंस वैक्यूम क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। दैट्स वाई यहाँ पर जो एक पीस एस्टेब्लिश होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, राइट। इसके अलावा इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन का भी इशू है। अगर यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से होती तो ऐसा इशू कभी रेज ही नहीं होता, क्योंकि अगर लोकल गवर्नेंस कहीं पे भी स्ट्रांग है तो वहाँ पर जनरली देयर इज़ अ टेंडेंसी कि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश रहे। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का भी इशू है। तो ये तो हो गए मेजर रीज़न कि कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रही है, राइट। इसके अलावा अगर यहाँ पे वीकन पड़ेगा मणिपुर, राइट, या हमारी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो अगर वीकन पड़ती हैं तो उससे इश्यूज़, एक्सटर्नल इश्यूज़ क्या क्या राइज हो सकते हैं। पहली चीज़ कि नॉर्थ ईस्ट इज़ क्लोज टू गोल्डन ट्राइंगल। आपने दो टर्म सुनी होंगी, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। तो जो ये दोनों जगह यहाँ, ये दीज आर वेरी रिच इन ड्रग्स एंड स्पेसिफिकली ओपियम, राइट। और इसी साल आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, इट्स अबाउट नार्को टेररिज्म। तो वो वाला इशू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा अगर मणिपुर इंटरनली वीक होता है, राइट। दिस इज़ अ कॉन्सिक्वेंस। उसके बाद माइग्रेशन का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ऑब्वियसली हम इसके ओवरऑल जो नॉर्थ ईस्ट के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सो नीड नॉट टू वरी। और अगर आपको अब क्वेश्चन आ गया कभी मणिपुर पे स्पेसिफिकली, सो यू हैव द रीजंस। और इसके अलावा हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखेंगे इसके। मणिपुर अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप मणिपुर के लिए सॉल्यूशंस क्या क्या लिख सकते हैं। आप अगेन अगर मणिपुर पे कभी क्वेश्चन आता है, राइट,
सो आई विल सजेस्ट कि आप उसके वे फॉरवर्ड या उसके सॉल्यूशन में भी मणिपुर लिखें. व्हाट आई मीन बाय इट, दिस इज़ एन एक्रोनिम एक्चुअली. मणिपुर का सॉल्यूशन भी मणिपुर है. हाउ? आप मणिपुर ऐसे लिख लीजिए, आपको याद करने में हेल्प करेगा. एम स्टैंड फॉर मीनिंगफुल डायलॉग्स. आवर गवर्नमेंट नीड टू डू द मीनिंगफुल डायलॉग्स हियर, राइट. ए स्टैंड्स फॉर एड्रेस द वायलेंस फर्स्ट एक्चुअली, क्योंकि अगर वायलेंस को एड्रेस किया जाएगा तभी तो शांति से बात करी जा सकती है. द थर्ड थिंग, एन स्टैंड्स फॉर न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर नीड्स टू बी एस्टैब्लिश हियर, राइट. उसके बाद बात करते हैं आई. आई स्टैंड्स फॉर इंटेरोगेट लैंड ओनरशिप. इसके ऊपर हमें कॉम्प्रिहेंसिव देखना चाहिए कि लैंड ओनरशिप किसे देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए. इस पर एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन्वेस्टिगेशन बट कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक पहल करनी चाहिए, एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो यहाँ पे डिवीजन है उसे सही ढंग से इंश्योर करा जा सके, राइट. नाउ पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल विल टू रिजॉल्व. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली. अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी ना तो कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती. दिस इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी. नाउ यू स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस, क्योंकि हमने क्या देखा था, एक इशू देखा था यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का. तो उसे सॉल्व करने के लिए देयर नीड्स टू बी द व्हाट, यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस. एंड लास्ट आर स्टैंड्स फॉर रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट द फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा. तो हमें वहाँ पे भाईचारे को फॉस्टर करना चाहिए. सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ मणिपुर वायलेंस. तो आई होप अगर अब कोई भी क्वेश्चन मणिपुर के रिगार्डिंग आएगा आपको, सो यू आर वेल इक्विप्ड टू आंसर सच क्वेश्चन, राइट. अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्टेट पर. अगली स्टेट किस पे बात करें आप बताइए. चलिए हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की. अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एज सच इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इतनी नहीं है. ऑब्वियसली यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एसटीज, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. अब लेकिन यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं. पहला इशू तो है जो ऑब्वियसली सारी ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ देखा जाता है, दैट इज़ परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन. कहीं मान लिया, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये मान लिया जाता है कि ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये पिछड़ा होगा, जो कि एक बहुत ही गलत धारणा है जो कि हमें ऑब्वियसली मिटानी चाहिए विद टाइम. अब तो ये काफ़ी हद तक प्रूफ भी हो चुका है. प्रूफ क्या करना है, ऑब्वियसली दे आर ह्यूमन्स, दे आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड दे नीड दैट रिस्पेक्ट जो कि हर एक सिटीज़न को मिल रही है और वो हमें देनी चाहिए. और एज अ स्टूडेंट और एज ए एस्पिरेंट आई मस्ट से कि आपको हर एक पर्सन की जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है उसे देनी ही चाहिए, राइट. उसके बाद यहाँ पे जो इशू आता है अरुणाचल प्रदेश का, अनदर मेजर इशू इज़ चाइना के साथ इसकी बाउंड्री कनेक्ट होती है. और चाइना आपको पता ही है कितना नोटोरियस है. वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रे जोन वॉरफेयर का यूज़ कर रहा है. नाउ व्हाट इज़ दिस ग्रे जोन वॉरफेयर, इस पर भी मैं हल्की बात कर लेता हूँ आपसे. ग्रे जोन वॉरफेयर एक ऐसा टैक्टिक्स है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी बाउंड्रीज है, राइट. यहाँ पे अगर चाइना है, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर बीच में ना एक बफर जोन होता है. कभी भी आप अगर बॉर्डर को क्लोजली अगर कभी एनालाइज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ पे बीच में एक बाउंड्री लाइन है ना तो उसके साइड पे बफर जोन्स होते हैं. यहाँ पर दोनों की आर्मी, यहाँ पे चाइना की आर्मी मूव कर सकती है, इंडिया की आर्मी यहाँ पे थोड़ा इस बफर रीजन में ऑब्वियसली मूव कर सकती है. तो व्हाट चाइना इज़ गोना डू, वो यहाँ पे हल्का हल्का कुछ फॉर एग्जांपल 100 मीटर आगे आ गया, कभी 10 मीटर्स आगे आ गया, वो ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा है. दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं फुल फ्लेज्ड वॉर तो इनिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पुश कर रहा है ताकि हम रिटेलिएट करें और दुनिया के सामने ये दिखे कि हमने हमला किया पहले. ओके, दिस इज़ द टैक्टिक्स ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर. सो यहाँ पर ये भी इशू है अरुणाचल प्रदेश के साथ. उसके अलावा अगर और डिटेल में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो वो है एक थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है एक्चुअली, दैट इज़ द डेथ ऑफ होम. यहाँ की एक पर्सनैलिटी है नीडो तानिया.
प्रोनाउंसिएशन शायद टानिया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, उनकी 2014 में डेथ होती है और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट कोई से रिकॉग्निशन नहीं देते, जबकि इन्हें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी इनके कामों के लिए। तो इसके ऊपर भी एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। तो ये है मेजर इश्यूज अरुणाचल प्रदेश के, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिस्कम्फर्ट है वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे मणिपुर डिटेल में पढ़ लिया, नागालैंड पढ़ लिया, असम पढ़ लिया, मिज़ोरम पढ़ लिया, त्रिपुरा इज़ लेफ्ट, मेघालय हमने एक्चुअली पढ़ लिया और नहीं भी पढ़ा तो हम पढ़ लेंगे अभी सो चल, मेघालय बचा है एंड त्रिपुरा बचा है, राइट, ओके। तो हम इन दोनों को पढ़ते हैं अभी। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं है, एक सिंगल इशू ही है जो मेजर इशू एक्चुअली। अगर आप त्रिपुरा देखेंगे तो इसकी अगर आप मैप में लोकेशन देखेंगे तो ये बांग्लादेश के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है। तो बांग्लादेश की अगर प्रॉक्सिमिटी में है तो यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन का इशू रहेगा, इलीगल माइग्रेशन का इशू रहेगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का इशू रहेगा। देखिए आप ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने ही लिखा कि इलीगल माइग्रेशन हो रही है। अब इलीगल माइग्रेशन से क्या होगा, कहीं पे भी अगर इलीगल माइग्रेशन हो रही है तो वहाँ आपका डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो डिस्टर्ब होगा, ऑब्वियसली होगा ना। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इशू। रिसोर्स शेयरिंग आप लिख सकते हैं इसी के साथ जुड़ा हुआ इशू। अगर आपको कभी स्पेसिफिक किसी स्टेट के लिए पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से अपने पॉइंट फॉर्मुलेट कर सकते हैं, राइट। ये हमने बात कर ली त्रिपुरा की। अब हम बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की मेजर जो इशू रहता है ना, मेघालय का मेजर इशू जो है वो है जो वहाँ के इंडिजीनियस ग्रुप है ना, जो इंडिजीनियस ग्रुप है दे आर फेसिंग एथनिक टेंशन्स एक्चुअली। तो वहाँ का एक ये मेजर इशू है। अदरवाइज गोल्डन ट्रायंगल की प्रॉक्सिमिटी तो मैंने आपको बता ही थी, वो अब जनरल पॉइंट है, वो आप हर एक में लिख ही सकते हैं। ऑब्वियसली आप आसाम में नहीं लिखेंगे वो वाला, बट लिख सकते हैं अगर आप उसे थोड़ा ब्रॉडली प्रेजेंट कर पाए। इट्स अप टू यू, अगर आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी वहाँ पे उस टाइम बहुत ही फोरफ्रंट पे रहेगी अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें लिखनी हैं। तो अब हमने मेजर रीज़न पता कर लिए हर एक स्टेट के। अब आपको अगर कोई भी ब्रॉड क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप डायरेक्टली लिखेंगे नागालैंड के लिए सक्सेशन इज डिमांड ऑफ ग्रेटर नागालैंड, और एग्जाम्पल में लिख देंगे नागालैंड की, राइट। ऐसे ही आप हर एक की पॉइंट्स लिखेंगे, उनकी एग्जाम्पल दे देंगे विद स्टेट, तो आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर प्रिपेयर हो जाएगा फॉर द रीजंस, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ सॉल्यूशन टू नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज। अब मैंने इसको दो एस्पेक्ट में ऑलरेडी डिवाइड करके यहाँ पे लिख रखा है। फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी एस्पेक्ट में हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को, एंड सेकेंडली इज पीपल, मतलब पीपल टू पीपल लेवल पे हम कैसे यहाँ पर इसे सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशंस। पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में कि हम सिक्योरिटी वाइज कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज प्रोपोर्शनेट फोर्स। हमें यहाँ पे फोर्स की जो प्रोपोर्शन है उससे कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे सेंटर डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, जबकि नीड है कि यहाँ पे स्टेट पुलिस है उसे भी फोरफ्रंट पे आना चाहिए, बिकॉज जितना वो अपनी स्टेट को जानते हैं उतना शायद एक सेंटर से आया हुआ पर्सन जो कि किसी और स्टेट का ऑलरेडी पर्सन है उसे वहाँ पे काम करने में मुश्किल आएगी, रेदर देन वहाँ की स्टेट की पुलिस को हमें मॉडर्नाइज करना चाहिए इसलिए, राइट। उसके अलावा उन्हें हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, राइट। और अगर सेंटर की बात करें तो हमें CAPF यहाँ पर काम करती है, तो हमें इसे थोड़ा और फॉस्टर करना चाहिए, इसकी एडवांसमेंट पे काम करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग रिगार्डिंग सिक्योरिटी इज़ व्हाट, डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन, राइट, डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस। हमें ज़्यादातर काम आई थिंक इस पे करना चाहिए, क्योंकि शांति से जितना अच्छे से हम काम कर पाएँ दैट इज़ मच बेटर। उसके बाद इसमें आपको अगर एग्जांपल्स लिखनी है तो मैंने आपको बताया ही था उल्फा अकॉर्ड, अभी लेटेस्ट हुआ है 2023। आई थिंक मैंने आपको पहले उल्फा अकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिखाया था, आई एम सॉरी अगर मैंने वहाँ पे 2013 बोला है तो आई एम रियली सॉरी, 2023 आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। उल्फा अकॉर्ड 2023 का है अभी लेटेस्ट। उसके अलावा देयर इज़ अ ब्रू एग्रीमेंट, ये आप एग्जाम्पल्स में अपनी लिख सकते हैं।
बिकॉज ऐसी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वैल्यू एडिशन मटेरियल। उसके अलावा अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो आई हैड रिमेंबर्ड ऑफ बोर्डो एग्रीमेंट, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन में कभी पॉइंट्स लिखने हैं तो आप इन एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑफ 2020, राइट। ये हमने बात कर ली किसकी, सिक्योरिटी मेजर्स की, कि हम सिक्योरिटी के लेवल पे इस तरह से क्योर कर सकते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को, राइट। अब हम बात करते हैं पीपल्स के लेवल पर, एक नॉर्मल सिटीज़न के लेवल पर। पहली चीज़, जो कि इंसर्जेंट्स हैं उनके लिए क्या, उनके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए कि जो वापस से मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, राइट, उनकी रिहेबिलिटेशन हो। तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नीड्स टू बी देयर। द सेकेंड वन इज़ इम्पैक्टेड वन। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज की वजह से जिन लोगों को इम्पैक्ट हुआ है उनके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, सिविक एक्शन प्लान्स होने चाहिए ताकि वो हेजिटेट ना करें मेन स्ट्रीम में आने के लिए। उसके बाद एजुकेशन पे इन्वेस्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जेंडर रोल्स को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक सोसाइटल नॉर्म है, बट हाँ कहीं ना कहीं पॉलिसीज से इसे इम्प्रूव करा जा सकता है। उसके बाद लास्ट थिंग इज़, जो इनोसेंट सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या, राइट, उनके लिए हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खोलें। अब ये कैसे खुलेंगी, थ्रू द पॉलिसीज़ लाइक PM डिवाइन, ये आप कोट कीजिए यहाँ पर। इसके अलावा कोई और पॉलिसी अगर आपको लिखनी है तो आपने सुना होगा एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट, ऐसी टर्म्स को कोट कीजिएगा, क्योंकि ये जो जार्गन जैसी जो लैंग्वेजेस रहती है ना, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। सो एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट, ओके, यहाँ पे थ्रू लिख लीजिए, या आप अपने कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, राइट, एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद हम अगले चीज़ पे आते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है। जो इनोसेंट वहाँ के लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जा सकता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये लिख सकते हैं आप। इंडिया और म्यांमार के बीच में है ये, और थ्रू नॉर्थ ईस्ट है। तो अगर ये डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सो इस तरह से हम पीपल्स को, जो वहाँ के लोग हैं जनरली, उनको हम मेन स्ट्रीम कर पाएंगे, राइट। सो दीज आर द ब्रॉड सॉल्यूशंस जिससे आप नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को टैकल कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले रखे हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को टैकल करने के लिए। सो पहली चीज़ हम देखते हैं सिक्योरिटी मेजर्स जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, वो है ऑलरेडी वी हैड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द रिजर्व बटालियंस यहाँ की सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी रिजर्व बटालियन की 61 रिजर्व बटालियन, ये आप अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हम ये कर सकते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऑपरेशन सनराइज। अब मैं ये इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन कमांडर्स का ऑपरेशन है ये। ऑब्वियसली अगर आपको कभी टाइम मिले तो इसके बारे में सर्च करना। वेरी ब्रेव ऑपरेशन ऑफ अवर इंडियन सोल्जर्स, राइट। तो आप ये एग्जाम्पल ज़रूर कोट कीजिएगा, ऑपरेशन सनराइज। उसके बाद रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या क्या कर रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे एक स्कीम लिखा देता हूँ, दैट इज़ हेलीकॉप्टर सब्सिडी स्कीम। क्योंकि यहाँ पे रीजन में बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन की इश्यूज़ आ रहे हैं, राइट, क्योंकि रास्ता जो है वो अच्छा नहीं है, एकदम पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ गया फॉर एग्जांपल, तो उसे कैसे सही किया जाए, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर सब्सिडी स्कीम चलाई है, राइट। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल डेवलपमेंटल पैकेज की। ये हमने बात करी ही थी, असम अकॉर्ड हो गया, बोडो अकॉर्ड है, उल्फा अकॉर्ड है, ये आप सब अकॉर्ड्स लिख सकते हैं, यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेशल पैकेजेस दिए हैं कहीं ना कहीं, राइट। इसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करा है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने। तो जो गवर्नमेंट ने करा है दैट इज़ हिल एरिया दे
had established hill area developmental programs, राइट। और इसकी अगर कुछ स्कीम आपको चाहिए तो आई विल ऑल्सो कोट दैट। स्कीम का नाम है NLCPR स्कीम, ये आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही लिखवा रखा है एक PMDY, इसे आप यहाँ पे लिखिए। अब ये नहीं है कि आपको ये सारे ही लिखने हैं। इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तब आप ऑब्वियसली ये सारे लिखिए। अदरवाइज अगर कुछ जनरल क्वेश्चन है जिसपे डायरेक्टली ये यूज़ नहीं हो रहा, राइट, तो आप ये एग्जाम्पल्स यूज़ कर लीजिए। ये एग्जाम्पल आपके लिए एक वैल्यू एडिशन का काम करेंगी, राइट। ऑपरेशन सनराइज जैसे लिख दीजिए। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये इस्टेब्लिश करे गए हैं, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, या फिर और क्या किया जा सकता है यहाँ पे, SIDF। व्हाट इज़ SIDF? सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राइट। तो ये सब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को टैकल करने के लिए, राइट। अब हम वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड में दो अप्रोचेस हो सकती है। एक तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखी है जो कि एक्रोनिम के साथ है, दैट इज़ व्हाट? रिजॉल्व्ड। R स्टैंड्स फॉर रेजोल्यूशन वाया नेगोशिएशन, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दीजिए आप उस एरिया में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इसे क्योर किया जा सकता है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को। S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसे हमने देखा था ऑपरेशन सनराइज, राइट। उसके बाद हम अगली बात करते हैं। आप ना ऑपरेशन सनराइज के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल लिखवा देता हूँ, आपको इन दोनों में से जो याद रहे आप वो लिख दीजिएगा। अनदर ऑपरेशन इज़ ऑपरेशन ऑल क्लियर, ठीक है, ये हमारे मिलिट्री के ऑपरेशन है। उसके बाद एंड यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में क्यों कहा, क्योंकि जो जैसे ऑपरेशन सनराइज या ऑपरेशन ऑल क्लियर है वो हमने म्यांमार की धरती पे जाकर उसे टैकल करा है। वहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनको हमने एलिमिनेट करा था, तो दैट नीड्स मोर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, राइट। उसके बाद O स्टैंड्स फॉर ओपनिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ओके। देन L स्टैंड्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर को फॉस्टर करिए। P स्टैंड्स फॉर वैल्यूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड E स्टैंड्स फॉर इवॉल्विंग हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजी, हॉलिस्टिक होनी चाहिए ऑब्वियसली। एंड D स्टैंड्स फॉर डेवलप सिक्योरिटी फोर्सेस, ये से हमें पता है कि सेंसिटाइजेशन करनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करनी चाहिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की। अब ये तो वे आम जिंदगी, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आई होप अब आपको नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज के लिए ये एक्रोनिम याद रहेगा और इससे आप अपना वे फॉरवर्ड अच्छे से लिख पाएंगे मल्टी डायमेंशनल। लेकिन अगर आप याद रख पाएँ, थोड़ी मेंटॉस जिंदगी दिखाता हूँ आपको, सो यू कैन राइट अबाउट द थिंग्स विच आर मैंशनड इन सेकेंड ARC। इसकी 7th रिपोर्ट मैंने रेड सेकेंड ARC, तो उसमें बहुत ही डिटेल में इसके बारे में लिखा गया है उसकी 7th रिपोर्ट में, राइट। तो इसमें 7th रिपोर्ट में सेकेंड ARC में क्या कहा जाता है, इसे डिवाइड किया गया है एक्चुअली, जो इसे टैकल करने के लिए, इसे वे फॉरवर्ड जो मेंशन करे गए हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को टैकल करने के लिए। तो डिविजन्स क्या क्या बनाई गई हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या किया जा सकता है, उसके बाद पुलिस के लेवल पे क्या किया जा सकता है, रीजनल लेवल पे क्या किया जा सकता है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे क्या किया जा सकता है, एंड द लास्ट सेगमेंट देयर इन द डॉक्यूमेंट इज मिसलेनियस, ठीक है। तो इन डिविजन्स में उन्होंने बात करी हुई है। तो ऑब्वियसली अगर हम इन्हीं डिविजन्स में वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो जो हमें एग्जामिनर जो हमें मार्क्स देने वाला है वो हमें ऑब्वियसली समझ जाएगा कि इसने डॉक्यूमेंट पढ़ा है। ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छा है ना, आपका जो टाइम है वो सेव हो रहा है और आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, सो जस्ट इन्जॉय। ओके, सो हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में क्या क्या किया जा सकता है जो सेकेंड ARC में कहा गया। पहली थिंग कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जो कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो स्टंटेड ना रहे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे एक टेंडेंसी रहती है कि जो नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी की पोस्टिंग होती है तो द पर्सन विल कंसीडर इट एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग। तो जो ये एक आइडियोलॉजी या एक थिंकिंग है ना, हमें इसे कर्ब करने की ज़रूरत है ताकि जो भी ऑफिसर यहाँ पे काम करे उसे कहीं ना कहीं
एक मॉरली कुछ बूस्टअप मिले, तो हम उसे कुछ एक्स्ट्रा इनकम दे सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ कुछ भी उसे हम फ्लरिश करवाने के लिए, या उसे कुछ अर्ली कुछ भी मैकेनिज्म हो सकते हैं कि हम उसे अर्ली प्रमोशन दे दें। तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए यहाँ पर, ताकि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं जो वहाँ यहाँ से वहाँ नहीं जाना चाहते वो वहाँ पर धूमधाम से काम करें। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म ला सकते हैं। तो सेकंड ARC कहती है कि यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी पहले थी, जो मतलब है अभी भी ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चरली, बट वो अभी इतने ढंग से काम नहीं कर रही, तो हमें इसे अच्छे से काम करवाना चाहिए। और जो भी नॉर्थ ईस्ट के ऑफिसर्स हैं उसे वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें यहाँ पर ट्रेन किया जाना चाहिए। जो IPS हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट कार्डर मिले उन्हें ट्रेन यहाँ पर किया जाना चाहिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ की कंडीशंस अलग हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स करेंगे सो दे विल गेट द मोर चांस टू क्योर द थिंग्स, राइट। उसके बाद सेकेंड ARC रीजनल, जो हमारी रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए क्या कहता है कि उससे हमें कैसे बढ़ाना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में क्या कह रहा है कि पहली चीज़ कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नीड्स टू बी देयर फॉर सिक्योरिटी। ऑब्वियसली सिक्योरिटी के केस में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आगे आना चाहिए यहाँ पर, मतलब उससे फोरफ्रंट पे आना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हो कोई। उसके बाद अगेन हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। तो सेकंड ARC कहती है कि हमें जो यहाँ के ADCs हैं उसे हमें बूस्ट करना चाहिए, राइट। 6 शेड्यूल एरियाज जो हैं उनको उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये सब सेकेंड ARC में लिखा गया है एज अ वे फॉरवर्ड ऑफ व्हाट नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज। तो आप सेकेंड ARC को कोट करके इन डायमेंशंस में ये लिख सकते हैं, राइट। और सेकेंड ARC ने जो मिसलिनियस में मेंशन करा है वो खाली एक मेजर पॉइंट है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट। एंड आई होप कि आपको एग्जाम्पल भी याद होगा। याद है? अगर नहीं है तो अगेन बता दूँ, कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, तो वो आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 तरह के वे फॉर्ड बता दिए। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप कौन सा लिखना चाह रहे हैं। अगर आपको याद आता है तो आई प्रॉबेबली से आपको ये लिखना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड ARC ने कहा है। अदरवाइज़ आपको नहीं ही याद आ रहा है एग्जाम हॉल में उस प्रेशर कंडीशन में, तो ये आप एक्रोनिम याद कर लीजिए। दोनों में ही इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। So thank you very much, and if you find this content valuable and my teaching valuable, so please like and subscribe. Thank you very much.